हाँ जी स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करेंगे थेफ्ट की। तो अगर मैं थेफ्ट की बात करूं, बेसिकली जो चैप्टर 17 है भारतीय न्याय संहिता का, वो ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी की बात करता है। ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी की बात करता है और हम ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी ही करने लगे हैं। जो भी हमारे कमिंग लेक्चर्स आएंगे वो ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी की ही बात करेंगे, अर्थात प्रॉपर्टी के अगेंस्ट होने वाले ऑफेंसेस की बात हम कर रहे हैं। तो थेफ्ट भी एक ऐसा ऑफेंस है जो प्रॉपर्टी के अगेंस्ट होता है। जो ऑफेंस है वो अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी भी हो सकते हैं, अगेंस्ट मैरिज भी हो सकते हैं, अगेंस्ट चिल्ड्रन भी हो सकते हैं, वुमेन के अगेंस्ट भी हो सकते हैं। वैसे ही प्रॉपर्टी के अगेंस्ट भी ऑफेंस हो सकते हैं। तो इसमें से थेफ्ट जो है वो पहला एक ऐसा ऑफेंस है जो प्रॉपर्टी के अगेंस्ट होता है। चैप्टर 17 आपको याद रखना है और सेक्शन 303 जब आप पढ़ेंगे तो वो बेसिकली थेफ्ट की डेफिनेशन प्रोवाइड करता है। तो हम पहले बात करते हैं सेक्शन 303 की। तो बड़ी सिंपल सी लैंग्वेज है, ये सारा कुछ जो है थेफ्ट को ही डिफाइन करता है। तो थेफ्ट होता क्या है, अगर आप ये समझ जाते हो तो आपको सारा कंसेप्ट ही क्लियर हो जाएगा। तो देखो स्टूडेंट्स, थेफ्ट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ लिखा गया है हूएवर, अर्थात कोई भी लड़का है, लड़की है, मर्द है, औरत है, कोई भी जिसकी इंटेंशन क्या है, डिसहोनेस्टली है। डिसहोनेस्टली क्या होता है, जब आप भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 2 सब सेक्शन 7 पढ़ेंगे तो आपको डिसहोनेस्टली की डेफिनेशन पढ़ने को मिलेगी। डिसहोनेस्टली का मतलब होता है मेरे स्टूडेंट्स कि जब कोई व्यक्ति एक ऐसा कार्य करता है जिससे एक व्यक्ति को रोंगफुल गेन होता है और दूसरे व्यक्ति को रोंगफुल लॉस होता है, तो इसको डिसहोनेस्टली कहा जाता है। अर्थात एक व्यक्ति कुछ गेन करता है पर रोंगफुल तरीके से करता है, जो कि उसको गेन नहीं करना चाहिए था, उसने रोंगफुल तरीके से गेन किया है। और दूसरा व्यक्ति कुछ लॉस करता है, अर्थात कुछ खो जाता है, कुछ खो उस वो अपना कुछ लॉस्ट कर बैठता है और रोंगफुल लॉस उसको होता है, अर्थात उसको वो लॉस नहीं होना चाहिए था पर रोंगफुल तरीके से हुआ है, इसको डिसहोनेस्टली कहा जाता है। तो कोई भी व्यक्ति अगर डिसहोनेस्टली इंटेंशन से क्या करता है कि दूसरे व्यक्ति की या किसी भी मूवेबल प्रॉपर्टी को अर्थात ऐसी प्रॉपर्टी जो चल संपत्ति है, मूवेबल है, उसे आउट ऑफ द पोजेशन ऑफ एनी पर्सन, किसी व्यक्ति के पोजेशन से ले जाता है बिना उसकी कंसेंट के, विदाउट दैट पर्सन कंसेंट। अगर मूव करता है प्रॉपर्टी को, इन सच टेकिंग, उस प्रॉपर्टी को ले जाने के लिए मूव करता है, तो क्या माना जाएगा, इज सैड टू कमिट थेफ्ट। तो उसने थेफ्ट किया है। मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो मैं यहाँ पे बैठा हूं, कोई व्यक्ति आता है और मेरे मोबाइल फोन को मेरी परमिशन के बिना यहां से ले जाता है चुपचाप, डिसहोनेस्ट इंटेंशन से, अर्थात वो मेरे को लॉस करवाना चाहता है, खुद वो बेनिफिट लेना चाहता है रॉन्गफुल तरीके से, तो वो थेफ्ट के लिए लायबल है। तो थेफ्ट में आपने क्या बातें देखी, जो मैं इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा आपको, आपने क्या देखा, मूवेबल प्रॉपर्टी थेफ्ट में होती है, डिसहोनेस्ट इंटेंशन होती है बंदे की, वो मूवेबल प्रॉपर्टी को क्या करता है कि दूसरे व्यक्ति के पोजेशन से ले जाता है। देखो यहाँ पे वर्ड ओनरशिप नहीं लिखा हुआ है, पोजेशन लिखा हुआ है। तो पोजेशन जो होती है ना, पोजेशन मतलब कब्जा। तो बात याद रखना, पोजेशन लॉफुल भी हो सकती है या अनलॉफुल भी हो सकती है। अर्थात मान लो एक चोर है, उसने चोरी करी और उसके पास ये मोबाइल फोन था, उसके पोजेशन में था। कोई तीसरा व्यक्ति उस चोर से वो प्रॉपर्टी चोरी करके ले गया, तो ये भी चोरी ही माना जाएगा, इसे भी वो व्यक्ति पोजेशन से लेके गया है। थेफ्ट के लिए ओनरशिप की जरूरत नहीं होती, पोजेशन की जरूरत होती है। किसी व्यक्ति के पास भी पोजेशन है किसी प्रॉपर्टी की और उस व्यक्ति की परमिशन के बिना, कंसेंट के बिना कोई व्यक्ति उस प्रॉपर्टी को मूव कर देता है, उसकी पोजेशन से रिमूव कर देता है, ले जाता है प्रॉपर्टी को, तो इसको थेफ्ट माना जाएगा। चाहे व्यक्ति के पास पोजेशन लॉफुल हो, अनलॉफुल हो, यह मैटर नहीं करता। अब ये थेफ्ट है, तो थेफ्ट के मैं आपको कुछ इसेंशियल बताऊंगा थोड़ी देर में, आप समझ जाएंगे। मतलब थेफ्ट में डिसहोनेस्ट इंटेंशन होनी चाहिए, मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, वो किसी एक व्यक्ति के पोजेशन में होनी चाहिए और कोई दूसरा व्यक्ति उस व्यक्ति की कंसल्ट के बिना वो प्रॉपर्टी ले जाता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि मान लो मैं यहाँ पे बैठा हूँ, कोई व्यक्ति चुपचाप आता है और मेरा मोबाइल फोन मेरी परमिशन के बिना, मेरे पूछे बिना डिसहोनेस्ट इंटेंशन से ले जाता है, तो इसको थेफ्ट कहा जाएगा। अब जो एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन वन बताती है
कि अगर कोई प्रॉपर्टी है वो जमीन से जुड़ी हुई है तो वो इमूवेबल प्रॉपर्टी मानी जाती है, तो उसका थेफ्ट नहीं हो सकता, वो थेफ्ट का सब्जेक्ट मैटर नहीं है। लेकिन जैसे ही उस प्रॉपर्टी को सेपरेट किया जाता है, अलग किया जाता है जमीन से, तो वैसे ही वो सब्जेक्ट मैटर ऑफ थेफ्ट बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल एक पेड़ है जमीन पे लगा हुआ है, तो वो कभी भी चोरी नहीं किया जा सकता, वो सब्जेक्ट मैटर ऑफ थेफ्ट नहीं होता। पर जैसे ही उस पेड़ को काटा जाता है, अलग कर दिया जाता है जमीन से, तो वो सब्जेक्ट मैटर ऑफ थेफ्ट बन जाता है। वैसे कोई खंबा है बिजली का जमीन से जुड़ा हुआ है, तो वो सब्जेक्ट मैटर ऑफ थेफ्ट नहीं है। लेकिन जैसे ही उस खंबे को अलग किया जाता है, नीचे गिराया जाता है, जमीन से अलग कर दिया जाता है, तो वो सब्जेक्ट मैटर ऑफ थेफ्ट बन जाता है, क्योंकि थेफ्ट केवल मूवेबल प्रॉपर्टी का ही होता है, अचल संपत्ति का थेफ्ट नहीं हो सकता। मतलब ए थिंग सो लॉन्ग एज इट इज अटैच टू द अर्थ नॉट बीइंग द मूवेबल प्रॉपर्टी। कोई वस्तु अगर अटैच है जमीन से तो मूवेबल प्रॉपर्टी का सब्जेक्ट नहीं है, एंड नॉट सब्जेक्ट ऑफ थेफ्ट, थेफ्ट भी उसका नहीं हो सकता। व्हाट इट बिकम्स कैपेबल ऑफ बीइंग सब्जेक्ट मैटर ऑफ थेफ्ट एज सून एज इट इज सेपरेट फ्रॉम द अर्थ। जैसे उसको सेपरेट किया जाएगा अर्थ से, तो वो सब्जेक्ट मैटर ऑफ थेफ्ट बन जाएगा। एक्सप्लेनेशन 1 बोलती है। जो एक्सप्लेनेशन 2 है, ये बोलती है कि थेफ्ट के लिए हमने ऊपर पढ़ा, यहाँ पे सेक्शन 303 में पढ़ा, थेफ्ट के लिए क्या है, मूविंग होना जरूरी है। जैसे मैंने बोला आपको कि एक व्यक्ति जो है किसी दूसरे व्यक्ति की प्रॉपर्टी को उसकी परमिशन के बिना चुपचाप ले जाता है, मूव कर देता है, मूविंग जरूरी है। तो एक्सप्लेनेशन 2 मूविंग को और ज्यादा एक्सप्लेन करती है। ये बोलती है ए मूविंग अफेक्टेड बाय द सेम एक्ट विच अफेक्ट्स द सेवरेंस में बी ए थेफ्ट। बड़ी अच्छी बात बोली है। यहाँ ये बोला गया है कि अगर कोई व्यक्ति मान लो किसी प्रॉपर्टी को अर्थ से सेपरेट करता है, अटैच हो गई प्रॉपर्टी अर्थ से जिसकी चोरी नहीं की जा सकती, तो वो चोरी करने के लिए उस प्रॉपर्टी को सेपरेट करता है। जैसे ही वो सेपरेट करेगा ना, तो वैसे ही वो प्रॉपर्टी मूव भी मान ली जाएगी, मूविंग हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल एक व्यक्ति है, वो किसी पेड़ को चुराना चाहता है, पर पेड़ जमीन से लगा हुआ है, तो वो व्यक्ति उस पेड़ को काटना शुरू कर देता है कि काट के मैं इसको ले जाऊंगा चोरी करके। जैसे वो व्यक्ति पेड़ पर अंतिम अटैक करता है और वो पेड़ जमीन से अलग हो जाता है, अर्थात वो सेपरेट हो गया, उतने में क्या होता है, मान लो पुलिस आ जाती है, कुछ भी है, तो ये भी थेफ्ट ही माना जाएगा। वो ऐसा नहीं बोल सकता कि प्रॉपर्टी को मैंने मूव नहीं किया। मूविंग कैसे अफेक्ट हो जाएगी, ए मूविंग अफेक्ट हो जाएगी बाय द सेम एक्ट से विच अफेक्ट्स द सेवरेंस। जिस एक्ट से आपकी प्रॉपर्टी सेपरेट हुई, जमीन से अलग हुई, उसी एक्ट से को मूविंग मान लिया जाएगा। अर्थात आपने पेड़ से जमीन से पेड़ को अलग किया कुल्हाड़ी से काटकर, तो वो मूविंग भी मान लिया जाएगा। एक्सप्लेनेशन 3 जो है, ये बोलती है बेसिकली, ये भी थोड़ा मूविंग से डील करती है। ये बोलती है कि ए पर्सन इज सैड टू कॉज थिंग्स टू मूव बाय रिमूविंग ऑब्स्टेकल व्हिच प्रिवेंटेड इट फ्रॉम मूविंग और बाय सेपरेटिंग इट फ्रॉम एनी अदर थिंग एज वेल एज बाय एक्चुअली मूविंग इट। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एक पर्सन है, कोई व्यक्ति है, इज सैड टू कॉज द थिंग टू मूव। एक व्यक्ति को यह मान लिया जाता है कि उसने किसी वस्तु को मूव कर दिया है, मूव कर दिया गया है बाय रिमूविंग द ऑब्स्टेकल। अगर वो व्यक्ति कोई ऑब्स्टेकल को रिमूव करता है विच प्रिवेंटेड इट फ्रॉम मूविंग। फॉर एग्जाम्पल एक कुत्ता है, वो कुत्ता बंधा हुआ है रस्सी से, अब उस कुत्ते को वो चुराना चाहता है। अब रस्सी जो है वो रोक रही है, ऑब्स्टेकल है, उस कुत्ते को चोरी करने से रोक रही है। तो व्यक्ति जैसे ही रस्सी को काटेगा, ऑब्स्टेकल को हटाएगा, तो वैसे वो थेफ्ट मान लिया जाएगा, मूविंग मान ली जाएगी। दोबारा से पढ़ें एक बार इस चीज को, क्या लिखा हुआ है आपको समझ आएगा। फॉर एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है कि ए पर्सन इज सैड टू कॉज द थिंग मूव। हम बोल देंगे कि पर्सन ने वस्तु को मूव किया है बाय रिमूविंग द ऑब्स्टेकल। जब वो ऑब्स्टेकल जो रुकावटें उस वस्तु को रोक रही हैं उनको रिमूव करेगा, विच प्रिवेंटेड इट फ्रॉम मूविंग बाय सेपरेटिंग इट फ्रॉम एनी अदर थिंग एज वेल एज बाय एक्चुअली मूविंग इट, है ना। तो मतलब एक व्यक्ति जो है, मान लो एक कुत्ते को चोरी करना चाहता है, कुत्ता एक रस्सी से बंधा हुआ है, जैसे वो रस्सी को काटेगा, ऑब्स्टेकल को हटाएगा, वैसे ही उस कुत्ते को मूव मान लिया जाएगा, मूव कर रहा है। फिर चाहे वो एक्चुअली कुत्ते को ले जाए तो मूविंग हो जाएगा, नहीं भी लेके जाएगा तब भी मूव मान लिया जाएगा। एक्सप्लेनेशन 4 जो है, ये बोलती है कि ए पर्सन हु बाय एनी मीन्स
cause an animal to move is sad to move that animal। कोई व्यक्ति अगर किसी एनिमल को मूव करता है किसी भी तरीके से, तो हम बोलेंगे उसने एनिमल को मूव कर दिया है। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति है, वो किसी कुत्ते को मूव करना चाहता है, तो कुत्ते को बिस्किट डालता है, कुत्ता बिस्किट खाने के चक्कर में पीछे पीछे चलने लग पड़ता है, हम बोलेंगे कुत्ते का मूव हो चुका है। एंड टू मूव एवरीथिंग, और हम ये बोलेंगे कि जो वस्तु भी उस कुत्ते के साथ, उस वस्तु के साथ, एनिमल के साथ मूव करेगी, उस सभी को ही हम लोग मान लेंगे कि सभी चीजें मूव हो चुकी हैं। मतलब सभी के लिए वो लायबल हो जाएगा चोरी के लिए। फॉर एग्जाम्पल, मान लो एक कुत्ता है, उसके गले में कोई पटा पड़ा हुआ है, जो पटा जो है बड़ा कीमती पटा है, तो एक व्यक्ति ने कुत्ते को बिस्किट डाला, कुत्ता मूव करने लगा, कुत्ता मूव कर रहा है तो कुत्ते के गले में पटा जो है वो भी साथ साथ में चल रहा है, साथ में जाएगा जाएगा, तो व्यक्ति को कुत्ते की चोरी के लिए लायबल किया जाएगा और साथ में जो पटा है उसकी चोरी के लिए भी लायबल किया जाएगा। या फिर आप मान लो एक गाड़ी है, बैलगाड़ी है, बैलगाड़ी के अंदर जो है बहुत सारी सब्जी रखी हुई है, बहुत सारी कीमती कीमती सामान रखा हुआ है, तो एक व्यक्ति क्या करता है, उस बैलगाड़ी को मूव करता है। किस तरीके से बैलगाड़ी को मूव करता है, तो उसने एनिमल को मूव किया, बैल को मूव किया, वो तो मूव हो ही गया, बैल को तो मूव मान लिया गया, पर बैल के साथ जो गाड़ी थी पीछे, उसमें सामान था, वो भी मूव होने लगा, तो उस व्यक्ति को सारी वस्तुओं की मूवमेंट के लिए लायबल कर दिया जाएगा, जो एक्सप्लेनेशन 4 बोलती है, जो आपको समझ भी आ रहा होगा। क्या लिखा हुआ है, ए पर्सन हु बाई एनी मीन्स cause an animal to move, कोई व्यक्ति किसी एनिमल को मूव करने की कोशिश करता है, is sad to move that animal and to move everything which in consequences of the motion so caused is moved by that animal। मतलब उसने एनिमल को मूव किया और उस एनिमल के साथ जो भी वस्तुएं मूव हुई साथ में, चाहे वो बैलगाड़ी के साथ सब्जी मूव हो रही है और सामान मूव हो रहा है, या कोई कुत्ता है उसके साथ पटा मूव हो रहा है, सबके लिए वो लाइबल हो जाएगा, उसकी मूवमेंट मान ली जाएगी। अब एक्सप्लेनेशन 5 क्या बोलती है, ये बोलती है द कंसेंट मेंशन इन दिस सेक्शन मे बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। जो कंसेंट की बात ऊपर की गई है ना, या कंसेंट की बात जरूरी नहीं है कि एक्सप्रेस कंसेंट ही हो। चोरी कब होगी, जब एक व्यक्ति किस दूसरे व्यक्ति की मूवेबल प्रॉपर्टी उसकी कंसेंट के बिना उसकी पोजेशन से ले जाता है दूसरी जगह पे, इसको चोरी बोलते हैं। तो ये कंसेंट है, ये कंसेंट एक्सप्रेस भी हो सकती है, इंप्लाइड भी हो सकती है। अर्थात अगर मैंने किसी को एक्सप्रेस कंसेंट दे दी कि मेरा मोबाइल फोन ले जाओ चलाओ, वो ले जाता है, तो मैं उसको चोरी के लिए लायबल नहीं कर सकता। या मैंने इंप्लाइड कंसेंट दे दी, इंप्लाइड मतलब बोल कर नहीं दी, अपने बिहेवियर से, कंडक्ट से अपनी कंसेंट देना शो कर दिया कि ले जाओ। फॉर एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति मैं लेक्चर ले रहा हूँ, उधर से मेरे को कोई बच्चा बोलता है फोन फोन, मैं ऐसे चुपचाप ऐसे उठाता हूँ, ऐसे हाथ में दे देता हूँ, या मैं ऐसे इशारा करता हूँ, वो फोन पड़ा हुआ है। तो मैंने कुछ एक्सप्रेसली नहीं बोला, इंप्लाइडली कंडक्ट किया, बिहेवियर किया, उससे भी कंसेंट कई बार दी जा सकती है। तो द कंसेंट मेंशन दिस सेक्शन मे बी एक्सप्रेस इंप्लाइड एंड मे बी गिवन आइदर बाय द पर्सन इन पोजेशन और बाय एनी पर्सन हैविंग दैट पर्पस, फॉर दैट पर्पस अथॉरिटी आइदर एक्सप्रेस और इंप्लाइड। तो जो कंसेंट है वो एक्सप्रेस इंप्लाइड हो सकती है। वो कंसेंट कौन देगा, जो व्यक्ति पोजेशन में या प्रॉपर्टी की वो देगा, या कोई अन्य व्यक्ति भी दे सकता है जिसके पास अथॉरिटी है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे घर में जो है मेरी गाड़ी है, गाड़ी की चाबी मेरे घर में पड़ी हुई है, व्यक्ति मेरे पास आता है, मैं रोज उसको चाबी देता हूँ, गाड़ी ले जाता है वो, मैंने एक्सप्रेसली कंसेंट दे रखी है। एक बार क्या हुआ, मैं घर में नहीं था, मेरी वाइफ घर में थे, वही मेरा दोस्त आया, गाड़ी की चाबी मांगने लगा, तो मेरी वाइफ ने दे दी। तो मेरी वाइफ भी कंसेंट दे सकती है, क्योंकि उसके पास अथॉरिटी है। जब मैं घर पे नहीं हूँ तो माना जाएगा कि मेरी वाइफ भी कंसेंट दे सकती है, वो भी वैलिड कंसेंट ही मानी जाएगी। ये होता है एक्सप्रेस और इंप्लाइड कंसेंट। अब देखो, एक्सप्रेस इंप्लाइड कंसेंट में मैं आपको एग्जांपल और दे देता हूँ। एक्सप्रेस कंसेंट, एक्सप्रेस में क्या होता है ना, याद रखना, एक्सप्रेस कंसेंट जो होती है, इसमें बंदा या तो ओरली कंसेंट देता है या रिटर्न में देता है, या बोल के देगा मुंह से या लिखित में देगा। लेकिन इंप्लाइड में क्या होता है, बंदा ना तो बोल के देता है ना ही लिख के देता है, बट अपने कंडक्ट से कंसेंट देता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति मेरे पास गाड़ी लेने आया कि सर गाड़ी मिलेगी आपकी चाबी थोड़ी देर के लिए, और मैं बोला हाँ हाँ क्यों नहीं मिलेगी, कोई बात नहीं ले जा गाड़ी, तो मैंने ये उसको ओरली कंसेंट दे दी। या मैं कोई काम कर रहा हूँ और मैं लिख के दे दिया कि आप लेके जा सकते हो गाड़ी, चाबी जो है वो फ्रिज के ऊपर पड़ी हुई है, मैंने उसको रिटर्न में कंसेंट दे दी। पर अगर कोई व्यक्ति मेरे गाड़ी की चाबी मांगता है, मैं कुछ नहीं बोलता, मैं चाबी उठाता हूँ, चाबी उसके पास कैच करवा देता हूँ, ना मैंने बोला ना मैंने लिखा,
मेरे बिहेवियर से ही उसको लग गया पता वो गाड़ी लेके जा सकता है। दिस इज इम्प्लाइड कंसेंट। तो कंसेंट कोई भी हो सकती है, एक्सप्रेस भी हो सकती है, इम्प्लाइड भी कंसेंट हो सकती है। अब बात आती है कुछ इलुस्ट्रेशन की। यहाँ देखो बहुत सारे इलुस्ट्रेशन दिए हुए हैं जिससे आपका ये टॉपिक बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो मैं एग्जाम्पल आपको देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई व्यक्ति है, वो मेरे से मेरी कॉपी मांग कर लेके जाता है पढ़ने के लिए, मैं उसको दे देता हूँ, तो ये होती है एक्सप्रेस कंसेंट, तो ये चोरी नहीं माना जाएगा। पर कोई व्यक्ति अगर मेरे पूछे बिना मेरी कॉपी, मेरे पूछे बिना मूवेबल प्रॉपर्टी या कॉपी एक उसे ले जाता है, तो ये क्या होगी, ये चोरी मान लिया जाएगा। या फिर कोई व्यक्ति है वो मेरे घर में आता है, वो मेरे घर में देखता है कि मेरे घर के टेबल में बहुत सारा सामान पड़ा हुआ है जो कि मेरी पोजेशन में माना जाएगा, तो वो क्या करता है, वो मान लो मेरे टेबल पे मेरी गोल्ड की रिंग पड़ी हुई है, तो वो उस रिंग को देखता है, वो सोचता है इस रिंग को मैं चुपचाप ले जाता हूँ, तो वो उसको लेके चला जाता है, मेरे को पूछे बिना लेके गया, ये भी चोरी है। या फिर वो लेके नहीं जाता घर के बाहर, उसको लगता है मैं घर के बाहर लेके जाऊंगा तो मुनीश को शक हो सकता है, तो वो उस रिंग को मेरे ही घर में गमले में छुपा देता है कि मैं गमले में रख देता हूँ, आज से 2-4 महीने बाद या 1 महीने बाद आऊंगा, जब ये बात शांत हो जाएगी चुपचाप लेके चला जाऊंगा। तो ये भी चोरी ही माना जाएगा क्योंकि उसने उस प्रॉपर्टी को मूव कर दिया मेरी पोजीशन से डिसऑनेस्ट इंटेंशन से, तो वो चोरी ही माना जाता है। ये सारा कुछ हमें चोरी में करना है। जो चोरी के नोट्स हैं, मैंने नोट्स अपने बनाए हुए हैं, आप हमारे नोट्स बाई भी कर सकते हैं, नोट्स बाई करना चाहें तो। ये हमारे नोट्स हैं जो मैंने खुद बनाए हैं, बड़े सिंपल लैंग्वेज में बनाए हैं। तो मैं कुछ बातें आपको इसकी रिगार्डिंग बता देता हूँ, मैंने नोट्स में क्या 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 कवर किया, आप सारा कुछ देख सकते हैं। मैं कुछ बातें आपको बता देता हूँ चोरी के रिगार्डिंग। बात ऐसी है, क्वेश्चन ये भी आता है कि क्या ह्यूमन बॉडी की चोरी की जा सकती है? क्या ह्यूमन बॉडी सब्जेक्ट मैटर है चोरी का? तो नहीं है, ह्यूमन बॉडी की कभी भी चोरी नहीं की जा सकती, याद रखना। क्योंकि ह्यूमन चोरी जो है वो मूवेबल प्रॉपर्टी की होती है, और ह्यूमन बीइंग एक लिविंग क्रिएचर है, एक वो डेड बॉडी नहीं है, कोई लिविंग क्रिएचर है ना, वो किसी की पोजेशन में होता है, तो उसको हम चोरी नहीं कर सकते, हम चोरी नहीं कर सकते। बात ऐसी है, क्या थेफ्ट बाई हस्बैंड और वाइफ किया जा सकता है? क्या थेफ्ट जो है हस्बैंड को लायबल किया जा सकता है वाइफ की वस्तुओं को चुराने के लिए, या वाइफ को लायबल किया जा सकता है हस्बैंड की वस्तुओं को चुराने के लिए? तो देखिए, अगर मैं इंग्लिश लॉ की बात करूं तो इंग्लिश लॉ में तो हस्बैंड वाइफ को लायबल नहीं किया जा सकता, इंग्लिश लॉ में वो केस नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैं इंडियन लॉ की बात करूं तो ऐसा नहीं है। इंडियन लॉ में अगर मान लो हस्बैंड के पास कोई वस्तु है और उसने अपनी वस्तु उसके पोजेशन में, या उसने बिल्कुल अपनी पोजेशन में रखी हुई है, वाइफ का कोई राइट नहीं है, वाइफ को अलाउ भी नहीं करता, फिर वाइफ अगर उसके पूछे बिना प्रॉपर्टी को यूज करती है तो वो लाइबल किया जा सकता है, यहाँ पे लाइबिलिटी बन जाती है, याद मेरी बात को रख लेना। अब एक क्वेश्चन ये भी आता है कई बार कि क्या कोई व्यक्ति अपनी ही प्रॉपर्टी के लिए लाइबल हो सकता है चोरी करने के लिए? क्या व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी को चोरी करने के लिए लायबल हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि चोरी के लिए अगर किसी को लायबल करना है तो पोजेशन की जरूरत नहीं होती, बल्कि सॉरी ओनरशिप की जरूरत नहीं होती, पोजेशन की होती है। तो ओनरशिप जरूरी नहीं है। तो एक व्यक्ति चाहे अपनी प्रॉपर्टी का ओनर ही क्यों नहीं है, पर अगर वो व्यक्ति जो है डिसऑनेस्ट इंटेंशन से किसी दूसरे व्यक्ति की पोजेशन से अपनी प्रॉपर्टी को लेकर जाता है, तो वो लायबल भी हो सकता है चोरी के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैं हूं, मैंने एक घड़ी ठीक करने को दी दुकानदार को, दुकानदार ने ठीक कर दी और उसने मेरे से 500 रुपीज मांगे। अब दुकानदार के पोजीशन में घड़ी है, तो दुकानदार पानी पीने के लिए गया, तो मेरे को लगा कि दुकानदार को क्या 500 रुपया देना, मैंने उसको पूछे बिना चुपचाप घड़ी लेके चला गया, घड़ी मैं अपने घर ले गया बिना पैसे दिए। तो मैंने डिसऑनेस्ट इंटेंशन से, अर्थात मैंने दुकानदार को लॉस करवाया, खुद का बेनिफिट करवाया, वो घड़ी ले गया। अब मैं अपनी घड़ी लेकर गया हूं, लेकिन मैं फिर भी चोरी के लिए लायबल हो जाऊंगा, क्योंकि मैंने क्या किया है, मैंने अपनी वस्तु की चोरी कर ली है। क्योंकि मैंने चोरी दुकानदार की पोजीशन से लेकर गया हूँ प्रॉपर्टी डिसऑनेस्ट इंटेंशन से, बिना उसकी परमिशन के, मैं चोरी के लिए लायबल हूँ। तो प्रॉपर्टी अपनी वस्तु की चोरी के लिए भी की जा सकती है, अपनी वस्तु की चोरी के लिए व्यक्ति को लायबल किया जा सकता है। अब बात आती है कि पनिशमेंट क्या मिलेगी चोरी करेगा कोई व्यक्ति तो सेक्शन 303 क्लोज 2 पनिशमेंट की बात करता है। तो सिंपल सी बात बोलिए कि जो भी व्यक्ति चोरी करता है तो दैट विल बी punished with the imprisonment of either description। either description मतलब उसे किसी भी डिस्क्रिप्शन की imprisonment दी जाएगी, या तो उसको कठोर कारावास दिया जाएगा। कठोर कारावास का मतलब होता है, कठोर कारावास मतलब रिगरस इम्प्रिजनमेंट, इसका मतलब होता है कि व्यक्ति से काम वगैरह करवाया जाएगा, या सिंपल इम्प्रिजनमेंट साधारण कारावास, किसी व्यक्ति को सिंपल इम्प्रिजनमेंट दी जाएगी, साधारण कारावास करवाया जाएगा। आइदर डिस्क्रिप्शन की उसको जेल होगी जो कि 3 साल तक की हो सकती है,
या फिर फाइन होगा या दोनों होंगे, ये सजा होगी। और व्यक्ति अगर सब्सिक्वेंटली कन्विक्शन होती है, सब्सिक्वेंटली फिर वो लाइबल होता है, फिर से वो वही गलती करता है जो पहले की थी, तो उसको रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट होगी। मैं पहले चोरी की थी, फिर से चोरी के लाइबल हुआ, फिर से दोबारा चोरी कर रहा है, जब जेल काटने के बाद, सजा काटने के बाद, तो उसको जेल होगी कितने साल की, विच मे एक्सटेंड टू 5 years एंड आल्सो लाइबल टू फाइन। अब 5 साल तक की जेल एंड फाइन भी होगा, फाइन तो होगा ही होगा, ऊपर क्या था, और वर्ड था, मतलब या तो जेल होगी 3 साल तक की, या फिर फाइन होगा, या दोनों होंगे। पर यहाँ 5 साल तक की जेल एंड फाइन भी हो गया होगा। और सबसे बड़ी बात जो नया ऐड हुआ है, प्रोवाइडर दैट, ये नया ऐड हुआ है, ये आईपीसी में नहीं था, भारतीय न्याय संहिता में ऐड हुआ है। यहाँ बोला गया है कि अगर मान लो जो वस्तु की चोरी की गई है उसकी वैल्यू 5,000 रुपए से कम है, 5,000 या 5,000 रुपए से कम है, तो ऐसे में क्या होगा, जिस व्यक्ति ने चोरी की है, अगर उसने पहली बार ऐसा कुछ किया है तो उसको क्या बोला जाएगा कि ये जो पैसे हैं, जो वैल्यू है प्रॉपर्टी की, 5,000 तूने चोरी की है, या तूने 5,000 रुपए तक की प्रॉपर्टी चोरी की है, इतने पैसे तू ओनर को वापिस कर दे। और साथ में उसको पनिश किया जाएगा कम्युनिटी सर्विसेज के लिए, उसको कोई भी जेल नहीं होगी, कोई फाइन नहीं पड़ेगा, जितना उसने चुराया था पैसा उतनी अमाउंट वापिस उसे ले लिया जाएगा, या जो उसने वस्तु चुराई थी उतनी वस्तु का जो अमाउंट बनता है वैल्यू, उतना पैसा ले लिया जाएगा। और साथ में कोर्ट वो ओनर को दे देगा, और उससे उसको कम्युनिटी सर्विसेज की पनिशमेंट देगा। ये कम्युनिटी सर्विसेज की पनिशमेंट नई ऐड हुई है हमारे भारतीय न्याय संहिता में। कम्युनिटी सर्विसेज मतलब कम्युनिटी को सर्व करना है, सोसाइटी को सर्व करना है, कोई अच्छा काम कर, पार्क में सफाई करनी है, तालाब कोई गंदा है उसको साफ करना है, इस तरह से कोई काम करवाया जाएगा। तो यह हो गया हमारा थेफ्ट यहाँ पे कंप्लीट। कल हम एक्सटॉर्शन पढ़ेंगे। आई होप आपको थेफ्ट अच्छा लगा है, समझ आया है। अगर आप हमारे नोट्स लेना चाहते हैं तो 9816492276 पे आप मैसेज करें, आपको नोट्स मिल जाएंगे। 98163427 नंबर पे मैसेज करें, नोट्स मिल जाएंगे। व्हाट्सएप नंबर है हमारे, आप मैसेज करके नोट्स बाई कर सकते हैं। बाकी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपनी एप्लीकेशन जो हमारी है, हमारी जो वेबसाइट है, उनका लिंक डाल दूंगा। आप हमारा पेड लेक्चर भी ले सकते हैं जो बड़े हेल्पफुल होंगे आपको, आप बाई कर सकते हैं। अगर आप चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, या आप एमएसयू के बच्चे हैं, एचपीयू के बच्चे हैं, आप पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला के बच्चे हैं, अपना जो ये जेएनडीयू यूनिवर्सिटी अमृतसर, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी है, बाबा भीमराव अम्बेडकर है, कर्नाटका स्टेट लॉ यूनिवर्सिटी है, कोई सी भी यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, आप हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। बेसिकली आप इस नंबर पे मैसेज करें 9816492276, 9816492276, इस पे मैसेज करें आप। हम क्या करेंगे, हम आपको आपकी यूनिवर्सिटी के ग्रुप में ऐड कर देंगे। आप बता दीजिए यूनिवर्सिटी कौन सी है। फ्यूचर में आपको फिर कोई भी लेक्चर लेना हो, नोट्स लेना हो, आपकी डेट शीट के रिगार्डिंग आपको अपडेट मिलता रहेगा। तो थैंक यू सो मच। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा है। अच्छा लगा लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू सो मच।